हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ क्रिस्टीना विलेज और मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ पूरी की पूरी सोशल स्टडी क्लास 6 से लेकर 10 तक। अभी हम फोकस कर रहे हैं 9th और 10th की क्लासेस पर और स्पेशली अभी बोर्ड एग्जामिनेशन क्योंकि जस्ट राइट द कॉर्नर है, तो हम आज करने वाले हैं सिविक्स के 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कई बार 2 से 3 से 4 बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो क्या है हमारे मोस्ट 30 रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ सिविक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट जो चैप्टर है सिविक्स का जो हम करने जा रहे हैं आज, एंड दैट इज जो 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है, एंड दैट इज पार शेयरिंग। सो पार शेयरिंग का हम क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादातर 2 या 3 बार जो है हमारे रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। सीबीएसई में 2016 से 17 के क्वेश्चन पेपर में आया है और अलग अलग फॉर्म में आया है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया है ये, और ऐसे ही आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर करके, बट उनके जो आंसर्स होते हैं ऑल द आंसर्स आर द सेम। सो डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिहाला सुप्रीमेसी 2013 और 12 में। डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविंसेस ऑफ द एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन श्रीलंका 1956 टू एस्टैब्लिश सिहाला सुप्रीमेसी 2012 में आया है। एंड व्हाई डिड श्रीलंकन तमिल्स फील एलिनेटेड इन स्पाइट ऑफ देयर लॉन्ग स्टे इन श्रीलंका 2012। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से मोड करके चेंज करके अलग अलग फॉर्म में चेंज करके जो है क्वेश्चन बोर्ड में इसी तरीके से आते हैं मोस्टली, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर भी दे रखा है, नेम एनी 3 मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका अकॉर्डिंग टू एन एक्ट पास्ड इन 2012 और विच 3 प्रोविजन ऑफ द एक्ट पास्ड इन श्रीलंका in 1956 established सिहाला सुप्रीमेसी। वाई श्रीलंकन तमिल फेल्ट एलिनेटेड, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपने आप को एलिनेटेड फील क्यों करते थे, ठीक है। व्हाट वर द रीजन फॉर द एलिनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द कंट्री। तो ये आया हुआ 2011 एंड 12 मतलब कई बार देखिए आप ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। 2011 में, 10 में, 12 में, 13 में, तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। कम टू द आंसर, आंसर इसका है द गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजोरिटेरियन मेजर्स। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो मेजोरिटेरियन मेजर्स जो अपनाए टू स्टैब्लिश सिहाला सुप्रीमेसी, तो वो क्या थे। फर्स्ट है आपका 1956 में एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज सिहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिहाला को उन्होंने एक ही ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सिहाला को करार कर दिया, ठीक है। बल्कि वहाँ पर आपको पता ही है, चैप्टर आप पढ़ चुके हो, वहाँ तमिलियंस भी रहते थे, ठीक है। तो उसमें आपके मुस्लिम तमिलियंस भी थे, दैन आपके हिंदूज भी थे, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। देन दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स, तो इससे तमिलियंस को जो है ऑब्वियसली सी बात है, बट ऑब्वियसली जब सिहाला ऑफिशियल लैंग्वेज करती तो तमिलियंस को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग जो है तमिलियंस जो थे वो एग्री भी नहीं थे इस चीज़ के लिए, वो इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ना अपने आप को नीचा फील कर रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ कुछ जो है प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स अपनाई। प्रेफरेंशियल यानी कि तमिलियंस के ऊपर सिहाला को, जो सिहाला कम्युनिटी थी श्रीलंका की, वैसे बेसिकली वो मेन श्रीलंका की ही कम्युनिटी है, उसको जो है ऊपर रखा। प्रेफरेंशियल यानी कि उसको ज़्यादा प्रेफर किया, उसको ज़्यादा ऊपर रखा। दैट फेवर सिहाला, इसी को कहते हैं प्रेफरेंशियल पॉलिसी, जो कि सिहाला को फेवर कर रहा था। सिहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो पोजीशंस दी जा रही थी, प्रोफेसर्स, टीचर, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें थी वो ज़्यादातर दी जा रही थी आपको, सिहाला कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। उसी को कहा जा रहा है प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स। New constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। हाँ, ऑल्सो बुद्धिज़्म भी वहाँ पर था, ठीक है। तो बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन था, सिहाला एज अ कम्युनिटी थी, तो सिहाला कम्युनिटी जो है बुद्धिज़्म को ही फॉलो करती थी ज़्यादा, ठीक है। तो इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी रखा कि बुद्धिज़्म को हम फॉस्टर करेंगे, मतलब बुद्धिज़्म को काइंड ऑफ अ फॉस्टर ना, कि हम उसको पालेंगे, मतलब बुद्धिज़्म को ज़्यादा इन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को ज़्यादा इन्होंने प्रियोरिटी दी, काइंड ऑफ अ फॉस्टर करना यानी कि ज़्यादा प्रियोरिटी दी, ठीक है। श्रीलंकन तमिलियंस फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहाला, कोई भी मेजर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, मतलब किसी में भी मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नहीं थे, सब में बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर्स थे। जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें सभी में आपके बुद्धिस्ट सिंहाला थे और वो लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, और ये लोग अपने लैंग्वेज और कल्चर के लिए बड़े सेंसिटिव थे, ठीक है। सो इन नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है इसको आप एज अ पॉइंट 1 2 3 देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6, ठीक है। एज अ रिजल्ट बेसिकली 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। 1970 एंड 80 में फेड अप विद एटीट्यूड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, और 70 और 80 के मतलब अराउंड में ना तमिलियंस जो थे ये पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके थे। एंड द रूलिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी, जो रूल कर रही थी जो गवर्नमेंट, वो सिंहाला कम्युनिटी की ही थी,
ठीक है, उससे भी काफ़ी फेड अप हो चुके थे, तो तमिल पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ सेपरेट तमिल एलम। तो तमिल लोगों ने अपने लिए श्रीलंका से एक अलग स्टेट की मांग करी थी कि आप एक अलग स्टेट बना दीजिए जो हमारे लिए, जिसकी अलग एक गवर्नमेंट होगी, अलग पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, अलग हमारा झंडा होगा एंड सारी चीज़ें, फ्लैग, जैसे पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के लिए जो है वो किया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान अलग होना चाहिए, तो इसी तरीके से इन लोगों ने भी वही किया। तमिलियंस ने अपनी एलम, अपना एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, या कह लीजिए आप स्टेट, या एक अपनी अलग, जब वो भाई जब अलग, अगर अलग हो जाएगा, पहले वो स्टेट कहलाएगा कि हाँ भाई स्टेट, कंट्री ही कहते हैं क्योंकि पहले टाइम पे कंट्री को स्टेट ही कहा जाता था, ठीक है। तो अलग स्टेट की इन्होंने मांग करी, धीरे धीरे फिर कई मतलब स्टेट ही होता है अलग, लेकिन बाकी कंट्रीज बाद में जो है मिलके उसको कंट्री का वो दे देती हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर देती हैं कि हाँ भाई ये कंट्री, अब हम इसको कंट्री का ओहदा दे देते हैं। उसका कुछ क्राइटेरिया है कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए किसी भी स्टेट को, या किसी भी एरिया को स्टेट बनने के लिए इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कंट्री बनने के लिए इतनी पॉपुलेशन, इतनी करोड़ या इतनी लाख पॉपुलेशन जो भी है, व्हाटएवर, उसका एक क्राइटेरिया है, उतना होना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिंहाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टार्टेड ओवर टाइम एंड इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और सून जो है ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दिस वाज योर आंसर। तो आपको इस आंसर को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें इस आंसर में आपको लिखनी है, ठीक है। तो यू शुड बी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको ये पॉइंट वाइज बताया है, इसी तरीके से आप आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sharing of power makes a country more powerful and united. Do you agree with this statement and why? 2016-17 power sharing is very spirit of democracy. Justify this statement with 3 suitable points. 2012 का है. How far do you agree with the statement that power sharing is keeping with the spirit of democracy? power sharing करने से डेमोक्रेसी की स्पिरिट बनी रहती है. पावर शेयरिंग ऑफ पावर टू मेक अ कंट्री पावरफुल, कंट्री को पावरफुल बनाती है, यूनाइटेड बनाती है. क्या आप इसे एग्री करते हैं? पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिट है डेमोक्रेसी के लिए. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए विद 3 सुटेबल एग्जाम्पल्स. मतलब ऑल 3 क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है. इसमें कोई वो नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर है. क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर अलग अलग नहीं होगा. आंसर शुड बी द सेम, ठीक है. तो येस, पावर शेयरिंग कहीं हद तक जो है ठीक भी है, कहीं हद तक कभी कभी जो है वो ठीक नहीं भी काम करती है, ठीक है. बट पावर शेयरिंग होनी चाहिए. पावर शेयरिंग गारंटी दैट एवरीवन हैज अ रोल इन गवर्नेंस इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी इन डिसीजन मेकिंग. पावर शेयरिंग से ये गारंटी है कि भाई हर कोई जो है वो गवर्नमेंट में या कंट्री को गवर्न करने में पार्टिसिपेट कर रहा है बाई फॉस्टरिंग वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन. ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका. सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ पॉइंट. ये भी आपका 4 या 5 मार्क्स में आ सकता है. क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तभी भी यू हैव टू राइट ऑल दीज. ये 4 पॉइंट्स आप लिख दोगे, इट्स एनफ, ठीक है. पावर शेयरिंग स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग के वजह से डेमोक्रेसी की फाउंडेशन स्ट्रेंथन होती है. प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ रूल बाय द पीपल एंड अचीविंग बेटर आउटकम्स. इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्स कम्युनिटीज टू को एग्जिस्ट हारमोनियसली. जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं वो साथ में एक साथ जीना सीखते हैं हारमोनियस वे में, मतलब ह्यूमैनिटी के वे में. सारी जितनी भी अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटी हैं वो जब डेमोक्रेसी में पावर्स को शेयर किया जाता है तो वो लोग सब एक साथ जीना सीखते हैं. लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. रियल लाइफ में कोई भी साथ में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग साथ में अच्छे से प्यार मोहब्बत से जीना सीखते ही नहीं है. चाहे कितनी भी पावर शेयर कर दीजिए, चाहे कितना ही कुछ कर लीजिए, people doesn't want to live together, family doesn't want to live together. फैमिली जब साथ में नहीं जीना चाहती है, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. तो एक कम्युनिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें रिलीजन अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं. तो वो कम्युनिटी, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, फूड अलग है, लैंग्वेज अलग है. तो वो कम्युनिटी जो है एक साथ रहना कैसे चाहेगी? नहीं चाहती. वो कम्युनिटी चाहती ही नहीं है एक साथ रहना. फैमिली नहीं चाहती है एक साथ रहना. फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स अराइज होती है तो कम्युनिटी कैसे चाहेगी कि हम वो एक साथ रहें, ठीक है. मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज रहते हैं अगर पावर को शेयर किया जाए सबके साथ. ये कहने की बात है कि पावर को शेयर किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, ऐसा नहीं होता. एंड एनहेंसिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एनहेंस करता है. लेकिन पावर शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है. पावर शेयरिंग होने से ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं ये कम नहीं होती है, ठीक है. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आई टोल्ड यू मैनी ऑफ द टाइम्स बुक्स में कुछ और लिखा होता है, प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती. प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है, ठीक है. पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंटली कि पावर शेयरिंग करने से डाइवर्स कम्युनिटी को एग्जिस्ट करेंगी हारमोनियसली, मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनहेंस होएगी. इस बात की कोई गारंटी कोई भी नहीं है, ठीक है. देयर इज़ नो गारंटी फॉर ऑल दीज थिंग्स. कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो ही पावर शेयरिंग करने से. लेकिन हाँ ये है बस एक दिमाग में एक वो बना हुआ है कि हाँ पावर शेयरिंग करने से ये सारी चीज़ें होंगी, पावर शेयरिंग करने से ये सब कुछ मतलब सब अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता.
Power sharing is the very spirit of democracy, as it is the form of government where power is shared with people to choose their representative, unlike other form of a government like monarchy and dictatorship. हाँ, पावर शेयरिंग से सिर्फ इतना ज़रूर होता है कि जो है आपकी हम जो है अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ करते हैं, अपनी सरकार खुद चूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव खुद हम अपने चूज़ करते हैं, बस इतना ही होता है। ऐसा और बहुत ज़्यादा कुछ जो है पावर शेयरिंग के कोई ऐसे कोई खासा फ़ायदे नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, ऐसा कुछ खास कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं, चाहे आप कितनी पावर शेयर कर लो, चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं। अनलाइक अदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट में क्या है कि हम अपनी गवर्नमेंट, खैर सरकार हम खुद चूज़ नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ज़्यादा। तो वी कैन चूज़ लाइक अदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में हम अपनी वो जो है चूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है तो हम अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, अपने लीडर्स हम अपनी पसंद से जो है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी और द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर 2011 व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मेंशन इट्स एनी टू एडवांटेज 2016-17 और 12 में व्हाई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफन रेफर टू एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस एक्सप्लेन 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। कम टू द आंसर, क्वेश्चन का आंसर सब में सेम है बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। So what horizontal power sharing क्या होती है? Vertical power sharing. Horizontal, it is also known as system of a check and balance in a democracy. All democracies in the world have this system. ज़्यादातर डेमोक्रेसी जितनी है वर्ल्ड में उसमें यही वाला सिस्टम है। कौन सा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है? 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। आपको मैं 6th क्लास से ये पढ़ाती हुई आ रही हूँ, 6 से लेके अब आप देखो 10th में भी अगेन यही चीज़ है। लेजिस्लेचर क्या करती है? लेजिस्लेचर जो होती है ऑर्गन जो है हमारा लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है सारे लॉ, यानी कि हम उसको कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट्स यानी कि लागू करवाना, ठीक है, लागू करती है लॉज को। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ जो है लागू करवाती है, लोगों से मनवाती है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं लेकिन एग्जीक्यूट करा रही है, इंप्लीमेंट करा रही है कि भाई आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्री के जितने भी उसको फॉलो करना है। एंड जुडिशरी जो अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको उसके लिए फिर वो जस्टिस प्रोवाइड कराती है, यानी कि जो जस्टिस नहीं कह सकते हैं, इट हूएवर वायलेट द लॉ तो जुडिशरी विल पनिश दैट पर्टिकुलर person or a group of people, ठीक है। Now in this system all organ are equally important in democracy and equal power in their representative jurisdiction. वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है? ऑल्सो नोन एज द फेडरल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। फेडरल सिस्टम भी है हमारी कंट्री में। डेमोक्रेसी कैन और कैन नॉट हैव फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया हैज बट श्रीलंका डजंट। इंडिया में फेडरल सिस्टम है हमारे में, लेकिन श्रीलंका में नहीं है। इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज हैव अ स्लाइटली मोर देन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये वर्टिकल वाला कौन सा हो गया? यानी कि ये वाला, तो उस पर है हमारी टॉप पर रहती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद रहती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद रहती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल रहती है आपकी विलेज के लेवल पे, स्टेट रहती है स्टेट के लेवल पे, सेंट्रल रहती है जो कि पूरी कंट्री को जो है कंट्रोल ओवर करती है, या यू कैन ऑल्सो से लुक आफ्टर करती है, ठीक है। सो दिस इज द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। बस कुछ नहीं है, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आपको दे रखा है। गिव रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी 2011 एंड 12 में। राइट वन प्रूडेंशियल एंड वन मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग 2011 में। व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक्सप्लेन मॉरल रीजन इन दिस रिगार्ड 2012। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक्सप्लेन गिविंग एनी 3 प्रूडेंशियल रीजन 2012 में। कम टू द आंसर। पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी फॉर 2 मेन रीजन। प्रैक्टिकल रीजन, इट हेल्प प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कह रहे हैं ये प्रिवेंट करती है, लेकिन नहीं है। आज भी देख लीजिए, 10 साल पहले देख लीजिए, 20 साल पहले देख लीजिए, 50 साल पहले देख लीजिए, क्योंकि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट अब कितना हो गया, 75 ईयर्स हो गए। 75 ईयर्स से डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किन्हीं 2 सोशल ग्रुप्स में लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 से लेकर आज तक 2025 तक, ठीक है, कभी ऐसा नहीं है कि 2 सोशल ग्रुप में लड़ाई झगड़ा। और स्पेशली हिंदूज एंड मुस्लिम, ये 2 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा होना तो लाजमी है। तो और 1947 से लेकर अभी तक भी इन 2 ग्रुप्स में जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, होता रहता है, किन्हीं कोई ना कोई रीजन की वजह से लड़ाई झगड़ा इन 2 ग्रुप्स में जो है होता ही रहता है, ठीक है। कैन लीड वायलेंस एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स विच कैन लीड टू, ठीक है, प्रिवेंट करता है सोशल ग्रुप्स में जो लड़ाई झगड़ा हो, और मतलब जो कि आगे चल के जो है किसी भी तरीके के वायलेंस या पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे बचाता है। इट एंश्योर द गवर्नमेंट स्टे स्टेबल, गवर्नमेंट जो है स्टेबल रहे, स्टे स्टेबल, यानी कि गवर्नमेंट जो है स्टे स्टेबल रहे, यानी कि गवर्नमेंट बार बार, जैसे होता है ना कुछ कंट्रीज़ में होता है, बार बार सरकार गिर रही है, बार बार सरकार बन रही है, ठीक है, नहीं चल पा रही है तो गिरा के दोबारा। हमारी कंट्री में भी हुआ है बहुत बार, ऐसा नहीं है,
कि हमारी कंट्री में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है जितना बाकी कंट्रीज़ में होता है। फोर्सिंग द मेजोरिटी विल ऑन अदर माइट वर्क टेम्परली बट इन लॉन्ग रन पे तो गवर्नमेंट खैर वर्क करती है, लॉन्ग रन कितना ही रहता है वो 5 ईयर्स रहता है, 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, ठीक है। इट कैन हार्म द कंट्रीज यूनिटी। अब बहुत ज़्यादा अगर बार बार गवर्नमेंट जो है सरकार गिरेगी, लीडर्स वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो है कि कंट्री की यूनिटी को जो है वो हिंडर कर सकती है, ठीक है। एथिकल रीजन है पावर शेयरिंग रिफ्लेक्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। आई एम नॉट एग्री विद दिस, ठीक है। एनसीईआरटी एग्री करती होगी तो करती होगी, बट आई एम नॉट एग्री विद दिस कि ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी शो करता है पावर शेयरिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हद तक मैं हार्डली 20 और 30% मैं मानती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। इन अ डेमोक्रेसी पावर मस्ट बी शेयर्ड विद पीपल हु आर अफेक्टेड बाय डिसीजन एंड हैव टू लिव विद आउटकम्स। हाँ, पावर शेयरिंग में ये ज़रूर होता है मस्ट बी शेयर्ड विद द पीपल्स। तो पावर जो है लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, ठीक है, और उनके डिसीजंस भी लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं इन अ डेमोक्रेसी पावर मस्ट बी शेयर विद पीपल हु आर अफेक्टेड बाय डिसीजन। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो गवर्नमेंट के डिसीजन से जो लोग हैं, पीपल हैं, वो जो है इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एंड हैव टू लिव विद आउटकम। और जो भी इफेक्ट होता है, जो भी आउटकम आता है, गवर्नमेंट अगर कोई भी गलत डिसीजन अगर ले लेती है गवर्नमेंट, तो उस का जो आउटकम आएगा, उस गलत डिसीजन का जो आउटकम आएगा वो ऑब्वियसली गलत ही आएगा। तो उससे ज़्यादातर जो आम आदमी है, कॉमन पीपल है, वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। सो इसलिए हाँ ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों के चीज़ों को सोच समझ के जो है डिसीजन जो है थोड़े बहुत लिए जाते हैं। थोड़े बहुत, हमेशा नहीं, हमेशा गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है, नहीं सोचती है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वाज एबल टू सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम 2013। वही सेम क्वेश्चन है 2011, अलग तरीके से उसी में दिया है। अगेन 2011 में और करके दिया हुआ है। एलिमेंट ऑफ अ पावर शेयरिंग मॉडल इवॉल्व्ड इन बेल्जियम। उसके बाद यानी 3 एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम 16 to 17। आंसर पे आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट, डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे इक्वल रखे गए फ्रांस बेल्जियम में। डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी थे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे। ये नहीं कि फ्रेंच वाले ज़्यादा कर दिए, डच वाले कम कर दिए, ऐसा नहीं, उन्होंने दोनों को बराबर से रखा। सेकंड, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर विच ईच फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी। कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए जो कि मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन थी उसको सपोर्ट करती थी, कुछ स्पेशल लॉ, और वो ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप और हर लिंग्विस्टिक ग्रुप को भी सपोर्ट करती थी। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, सॉरी, लेकिन वहां पर ऐसा भी लॉ रखा गया कि कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो बेल्जियम कम्युनिटी हो, फ्रेंच स्पीकिंग वाले हो, कोई भी हो, वो कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली ना ले, यानी कि अकेले कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा देश के लिए, यानी कि बेल्जियम के लिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सारे डिसीजन मिल के लिए जाएंगे, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मिल के लेंगे। थर्ड आपका आ जाता है मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्ट्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी थी दोनों रीजन के, मतलब बेल्जियम डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो 2 रीजन्स थे उस कंट्री में, 2 रीजन्स थे, उन दोनों रीजन की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर उन स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई थी, ठीक है। एंड द लास्ट इज फोर्थ पॉइंट आता है द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर एंड दिस इस तरीके से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका जो एक्सप्लेन करना है आपको ना। ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स की अपनी अलग गवर्नमेंट थी इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, दोनों कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंच स्पीकिंग को ब्रुसेल्स जो सिटी थी उसमें स्पेशल वो मिला हुआ था, और वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो दोनों को अलग अलग रीजन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी रखी थी जो कि कम्युनिटी का टेक केयर करी, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं जो भी है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी रखी। नाउ दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों ने इलेक्ट करी थी, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक अलग, मतलब सबकी अलग अलग एक अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो अलग अलग लैंग्वेज की आपकी अलग अलग कम्युनिटी है, ठीक है। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, इन सब की, जर्मन वालों की अलग कम्युनिटी थी, डच फ्रेंच वालों की अलग थी, डच स्पीकिंग की अलग कम्युनिटी थी, अलग अलग कम्युनिटीज बनी हुई हैं। एंड दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और इस गवर्नमेंट के पास ये पावर दी हुई थी कि ये इन कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग, उनकी पावर का से रिलेटेड अगर कोई इशू होगा, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो उस इशू को ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो सॉल्व करेगी, ठीक है। Now come to the next question. Explain any 3 consequences of majoritarian policies adopted by Sri Lankan government. CBC 2012 का आंसर है ये, क्वेश्चन है ये।
नाउ आंसर इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। फर्स्ट है आपका तमिल फेल्ट द गवर्नमेंट हैज नॉट सेंसिटिव अबाउट द तमिल लैंग्वेज। तमिलियंस को ये लगता था लगता था क्या, ये ऐसा ही था कि गवर्नमेंट जो है वो सेंसिटिव नहीं है तमिल लैंग्वेज को लेकर, यानी कि तमिल लैंग्वेज के लोगों या तमिल लोग बोलने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट की कोई भी फीलिंग्स नहीं है एंड उनके कल्चर को लेकर, बिकॉज सान्हा वाज डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि सान्हा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था इसलिए उनको ऐसा और फील हो रहा था। तमिल फेल्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट सिक्योरिटी जॉब एजुकेशन विच वर गिवन प्रेफरेंशियली टू द सिंहाला स्पीकर। ऑब्वियसली सी बात है, सारे सिंहाला को गवर्नमेंट जॉब्स दी जा रही थी, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, एजुकेशन में, सब जगह उनको जॉब दी जा रही थी और सब जगह उनका कब्जा हो रहा था, गवर्नमेंट में भी सिंहाला थे, तो इसलिए ये ऐसा तमिलियंस को फील होना ये लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका तमिल फेल्ट द गवर्नमेंट was practicing religious discrimination। गवर्नमेंट जो है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है एंड स्टेट फॉस्टर्स बुद्धिज्म बिकॉज द स्टेट फॉस्टर, और गवर्नमेंट तो जो है रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, लेकिन उस स्टेट की जो वो है मतलब गवर्नमेंट और स्टेट के जो लोग हैं वो मतलब बुद्धिज्म को वो ज़्यादा प्रेफरेंस जो है। रिलेशन बिटवीन तमिल एंड सिंघालीज बिकेम स्ट्रेथेंड, और तमिलियंस और सिंघालीज के बीच में जो रिलेशंस थे ना वो इसके वजह से जो है वो धीरे धीरे खराब भी होने लगे थे। ठीक है, बिकेम स्ट्रेथेंड। नेक्स्ट है बाई 1970 और 80s में तमिल पीपल स्टार्ट आस्किंग फॉर तमिल सेपरेट स्टेट, तमिल एलम की मांग करी उन्होंने, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। डिफरेंसेस एंड द हेट बिटवीन टू कम्युनिटीज इंक्रीज ओवर टाइम एंड इवेंचुअली लेड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका। वो और पहला वाला जो क्वेश्चन है ये और ये वो क्वेश्चन लगभग सेम है, तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है आपका आने की पॉसिबिलिटी है। उस वे में भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, लगभग क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो आंसर भी इसका सेम यही रहेगा। और इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में धीरे धीरे हेट रेट जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, फाइनली दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो सिविल वॉर जो है वो हो गया, सिविल वॉर एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, है फेडरलिज्म के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। एक्सप्लेन एनी 5 की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। बाकी ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना किस तरीके से है ये क्वेश्चन अलग अलग चेंजिंग फॉर्म में आता है क्वेश्चन ज़्यादातर। टू द आंसर, नाउ देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैज़ 3 लेवल्स। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है होती है इंडिया में, लेकिन जो है वो 3 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ईच लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। सबका अपना अपना एक रोल है, गवर्नमेंट का अपना अपना काम है, अपना अपना काम दिया हुआ है। सेंट्रल का ये काम है, स्टेट का ये काम है, लोकल का ये काम है। इवन दो दे गवर्न द सेम सिटीजन, लेकिन उस गवर्नमेंट को जो चूज करता है वो सेम सिटीजन्स यानी कि पीपल ऑफ द कंट्री जो है चूज करते हैं। पावर एंड फंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड एंड गारंटी बाई कॉन्स्टिट्यूशन। हर गवर्नमेंट के पार्ट्स और फंक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अलर्टेड बाई एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, लेकिन किसी एक का भी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो ऑल्टर्ड नहीं है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बिटवीन डिफरेंट लेवल इज स्पेसिफाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। हर लेवल पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल ट्रस्ट है गवर्नमेंट के बीच में एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर you have to write in this way. Highlight 3 major distinction between the federation of the coming together type and the holding together type 2015. डिफ्रेंशिएट करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। एग्जांपल्स भी दे सकते हैं आप, इसमें 2018 में आया हुआ आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या सेंस है या क्या मतलब है। इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट state pool in their sovereignty and retain identity to increase their security. All constitute states usually have equal power. जितनी भी constitute states हैं उनकी equal power होती है। This type of coming together federation include USA, Switzerland and Australia. तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है वर्ल्ड के, उसमें फेडरेशन की बात हो रही है क्योंकि चैप्टर है हमारा फेडरलाइजेशन। ठीक है, यही है ना फेडरलिज्म। तो इसलिए कमिंग टुगेदर यानी कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जब एक साथ आती हैं, एक साथ आके एक फेडरेशन बनाती है और एक साथ आके मिलके वर्ल्ड के लिए और अपने अपने देशों के लिए साथ ही वर्ल्ड के लिए अगर कोई काम करती हैं, सो दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पार्ट, जो बड़ी बड़ी कंट्री है वो डिसाइड करती है अपनी पार्ट को डिवाइड करना। बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में डिवाइड करती है एंड नेशनल गवर्नमेंट के बीच में अपनी पार्ट्स को डिवाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल विद वाइस विद द स्टेट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, वाइस वर्सा स्टेट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा पावरफुल होती है सब कंट्री में, मैक्सिमम सब कंट्री में। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती हैं जिसमें फेडरेशन में अनइक्वल पावर होती है, लाइक इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप वाली कंट्रीज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ द पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट
सेंटर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताना है 2012 में, और ये एक साथ लिख गया या अलग अलग है, ठीक है। डिस्क्राइब 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताने हैं, ठीक है, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CBC 2012। डिस्क्राइब द 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड अगेन हो गया, दोबारा हो गया, रिपीटेड। What can make law of the subject which are not covered under these list, what name has been given to the subjects, यानी कि गवर्नमेंट के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स में अलग अलग किस चीज़ को गवर्नमेंट होल्ड करती है, उन तीनों सब्जेक्ट्स को यहाँ पर बताना है। डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, 2011 में है, 2018 में आया, 2012 में आया, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में ही आया। तो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंक्लूड करता है सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये सारी चीज़ों को होल्ड करता है यूनियन लिस्ट। यूनियन यानी कि सेंट्रल वाला होता है, ठीक है, यूनियन यानी कि सेंट्रल लिस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में जो आते हैं उसे स्टेट करता है, करंट कॉन्करेंट लिस्ट में जो आते हैं उसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके करती हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट कंसिस्टेड ऑफ 66 सब्जेक्ट, कंटेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका फर्स्ट कंसिस्टेड ऑफ 47 सब्जेक्ट, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द बोर्ड सच एज एजुकेशन होता है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट कवर्ड अंडर दीज लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स बनाती है जो कि इन दोनों में स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं आते हैं। द नेम हैज बीन गिवन टू सच सब्जेक्ट इज रेजुडरी सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है रेजुडरी सब्जेक्ट, जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है, ठीक है। तो दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा, डू यू टेक डिसेंट्रलाइजेशन एज मीन्स ऑफ मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या होता है। 11 2015 2012 में आया है, रैशनाले ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। कम टू द आंसर, द बेसिक आइडिया ऑफ behind decentralization, money is best spent on development in decentralization because local people have better knowledge of their local problem। obviously सी बात है, जो local people है, जहाँ पे कोई भी एरिया है, कम्युनिटी है, कॉलोनी है, मोहल्ला है, कुछ भी है, वहाँ के लोकल पीपल्स को अपनी लोकल प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है इन कंपैरिजन टू किसी मंत्री, बाहर का मंत्री, नेता, किसी पॉलिटिकल लीडर को मालूम होने के बजाय उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है, इट हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम इससे सेटलमेंट हो सकती है अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। इशू एट द लोकल लेवल। थर्ड आ जाता है आपका, इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। एंड द फोर्थ इज डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प इन प्रोमोटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। डिसेंट्रलाइजेशन करने की वजह से डायरेक्ट लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, गवर्नमेंट में भी बढ़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन अगर किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 दैट स्ट्रेंथेंड द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया 2016-17, 2012, 2016-17। ये अगेन नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन हैज बीन मेड टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। उसके बाद 12 में भी आया, 11 में भी आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग फॉर्म, अलग अलग उसमें आया हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 2012, 11 एंड 10 और करके रिपीटेड में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1992। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा अमेंड किया गया टू मेक द थर्ड टायर ऑफ अ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द 1992 आर इट वाज नाउ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज़ है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी यानी कि विलेज लेवल पे, पंचायती लेवल पे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमिटीज़ वगैरह जो है, इस लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी को रेगुलर इलेक्शन जो है अपने एरिया में कराते रहना है, ठीक है। नाउ सीट आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज में सीट रिजर्व होगी एट द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर SC ST एंड OBC। तो SC ST एंड OBC इन 3 कैटेगरी, 3 कम्युनिटीज़ के लिए जो है सीट जो है रिजर्व्ड करी गई, रखी गई इन कैटेगरीज को भी आगे लाने के लिए। पहले ये नहीं थी, ये सारी चीज़ें जो है बाद में हुई है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 पोजीशन सभी गवर्नमेंट में, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हो, उन सभी में 1/3 रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स का 1/3 रिजर्वेशन होना ही चाहिए, रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आता है, एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन करवाने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाया गया, या आप कह सकते हो छोटा सा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया, हैज़ बीन क्रिएटेड ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड द म्यूनिसिपल इलेक्शन। मैंने आपको बताया ना, लोकल लेवल बॉडी यानी कि पंचायती लेवल पे, विलेज लेवल पर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी सिटी हो गए, टाउन्स हो गए, यहाँ पर भी जो इलेक्शन होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अलग अलग लेवल पे हर स्टेट पे जो है इलेक्शन जो है वो करवाएगा। नेक्स्ट थर्ड लास्ट जो आपका आ जाता है, कितने पॉइंट्स हो गए आपके, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 5 मार्क्स में आएगा ये। ऑब्वियसली द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वायर था कि कुछ पार्स जो है वो शेयर करेगा, एंड द रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, रेवेन्यू भी शेयर करेगा यानी कि पैसा भी देगा, यानी कि लोकल जो बॉडीज़ है उसके लिए, लोकल बॉडीज़ में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है उसमें इलेक्शन में किसी भी तरीके का अगर अमाउंट खर्च होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इलेक्शन करवाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा देगा, रेवेन्यू देगा। किनको देगा? कहाँ गई? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको पैसा देगा इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन में ऑब्वियसली इलेक्शन होने में पैसा खर्च होता है, ठीक है, तो इलेक्शन के लिए जो भी पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ओके, दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस डिड द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशन इन इंडिया फेस बिफोर 1990s, व्हाई इज द पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मोर इफेक्टिव टुडे, 2018, 11, 2019 में ये आंसर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चेंजेस बिफोर 1990 से पहले क्या क्या चीज़ें थी, और उसके बाद 1990 के बाद जो है क्या क्या चेंजेस आफ्टर 1990 हुए। वन पार्टी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स एट बोथ नेशनल एंड द स्टेट, एक पार्टी होती थी और वही पार्टी जो है पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट में और नेशनल में, सेंट्रल में और स्टेट में दोनों को वो डोमिनेट करती थी। इफ अ डिफरेंट पार्टी रूल्ड इन स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन ट्राई टू वीकेन द स्टेट पावर। अगर स्टेट में कोई दूसरी पार्टी रूल कर रही है, सेंट्रल में कोई दूसरी पार्टी रूल कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी? स्टेट की पावर को वीकेन करने की कोशिश करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट समटाइम्स मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट समटाइम्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मिस यूज करती थी नहीं, आज भी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज जो है वो आज भी करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से जैसे उनको समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे वो चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आज जो है बहुत ईमानदारी से जो है गवर्नमेंट चलाई जा रही है, इट्स नॉट हैपनिंग, ठीक है। आज भी जो है मिसयूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल दोनों गवर्नमेंट करती हैं। डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट लेड बाई राइवल पार्टी, अगर स्टेट में कोई राइवल पार्टी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल मतलब सेंट्रल में जो पार्टी है और जो स्टेट में जो पार्टी है, स्टेट वाली पार्टी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी की राइवल है तो क्या करते थे? स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते थे। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करते थे। अब 1990 के बाद क्या चेंजेस हुए? हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हुए, लेकिन इतने कोई खास उससे इफेक्ट नहीं भी पड़ा, ठीक है, क्योंकि आज भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कई बार करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नाउ रन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफन वर्किंग इन कोलाइजन, ज्यादातर ऑफन वर्किंग इन कोलाइजन, 2 या 3 पार्टी मिलके जो है अब पूरा सेंट्रल यानी कि पूरी कंट्री को जो है वो रन करा रही है, ठीक है। अब ऐसा मतलब कम ही है कि हाँ एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही है, 2-3 पार्टी मिलके जो है पूरी कंट्री को रन करा रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका रीजनल पार्टीज हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस। जो रीजनल पार्टी थी यानी कि छोटी पार्टी थी, अब उनको भी इंपॉर्टेंस मिलने लग गई। प्ले अ की रोल एट बोथ स्टेट एंड नेशनल लेवल, नेशनल और स्टेट लेवल पे एक ही रोल प्ले करती हैं, ठीक है। थर्ड है द कोलाइजन एरा एट द सेंटर has led to greater respect for the independence and the authority of state, यानी कि कोलाइजन जो गवर्नमेंट अब आ गई है, जो मिली जुली सरकार यानी 2 या 3 से ज़्यादा मिलके जब गवर्नमेंट बनती है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है? ग्रेटर रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा मिलती है फॉर द इंडिपेंडेंस के बाद से, एंड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, और स्टेट की अथॉरिटी भी मिलती है। यानी कि फिर वो क्या जो है ना, जो गवर्नमेंट जो कोलाइजन गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के इंडिपेंडेंस के बाद से वो इंडिया के लोगों के या पीपल्स के या देश के रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से सोचती है, ठीक है। एंड हैज़ लेड टू ग्रेटर रिस्पेक्ट, सेंटर हैज़ लेड टू ग्रेटर रिस्पेक्ट, सेंटर को ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है, लोगों की तरफ से भी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, 2013 और 12 में आया हुआ है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज भी हैं, यस डिफिकल्टीज भी हैं। इम्पैक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट on Indian democracy, constitutional state for local government has helped to deepen democracy, constitution हेल्प करता है लोकल गवर्नमेंट को ताकि डेमोक्रेसी जो है और अच्छे तरीके से फॉलो हो सके, डीपन हो सके। जो डेमोक्रेसी है, ये बी है, ये इधर आएगा, इधर हो गया। इट हैज़ इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है, औरतों की आवाज़ भी जो है अब ज़्यादा उठने लगी है। अब ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा औरतों की आवाज़ उठने लगी है, बहुत ज़्यादा। डिफिकल्टीज ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिफिकल्टीज क्या है? ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली इन मोस्ट
प्लेसेस। अब ग्राम सभा जो है वो रेगुलरली विलेजेस वगैरह में, मोस्ट प्लेसेस नहीं, ग्राम सभा पंचायत वगैरह ज़्यादातर विलेजेस में होती है, तो विलेजेस में रेगुलरली ग्राम सभा नहीं होती है, और ना ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ग्राम सभा हो रही है नहीं हो रही है, ज़्यादातर नहीं देखती है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर्स नहीं देती है। स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज टू लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एडिक्वेट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज नहीं देती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज को या विलेज की जो गवर्नमेंट है उसको एडिक्वेट रिसोर्सेज, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराने के लिए पैसा नहीं देती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। नेक्स्ट टू द होमवर्क क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज लैंग्वेज पॉलिसी, क्या है, एक्सप्लेन 5 पॉइंट, व्हाट आर लिंग्विस्टिक स्टेट, हाउ डिड दे हेल्प स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाट इज पंचायती राज, व्हाट आर इट्स फीचर। पंचायती राज मैंने आपको क्लास 6th में कराया हुआ है, 10th में भी कराया, अभी भी पढ़ा हुआ है आपने, 9th में भी पढ़ा हुआ है, 9th में नहीं 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, तो वो आपको लिखना है आंसर। नेक्स्ट इज जेंडर, रिलीजन और एंड कास्ट, रिपीटेड 2012 में, 17 में, 18 में, 2012 यानी 2012 का ये अलग डिफरेंट वे में है ये क्वेश्चन आपका। डिस्क्राइब एनी 5 इन विच वुमेन इन इंडिया आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड एंड ऑप्रेस्ड। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड दैट देन मैन डिस्पाइट सब इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। यस, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नहीं कह सकते, इम्प्रूवमेंट हुआ है, लैग बिहाइंड नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत 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 आगे हम निकल चुके हैं, ठीक है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं कहेंगे हम, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप हर फील्ड में देखो वुमेन इज़ देयर, एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, राइटर्स हो गए, ऑथर्स हो गए, ठीक है, ब्यूटिशियंस हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, एनी फील्ड, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ग्राउंड ड्यूटी हो गया, फ्लाइट अटेंडेंट हो गया, एयर हॉस्टेस हो गया, पायलट्स हो गया, एयरफोर्स हो गया, मर्चेंट नेवी हो गया, एनी फील्ड यू कैन सी एवरीवेयर वुमेन इज़ वर्किंग। या डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ ऐसी फैमिलीज़ हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो नहीं इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुई हैं कि उनकी घर में जो वुमेन्स है वो आगे निकल जाए, लेकिन जो हो गई हैं तो वो बहुत आगे जो है लड़कियां हैं। एक्सप्लेन विद 5 एग्जाम्पल दैट वुमेन आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ विलेजेस हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। आजकल कुछ डिस्क्रिमिनेशन कुछ अलग तरीके का भी होता है, बहुत डिफरेंट तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। वुमेन इन इंडिया स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन इन वेरियस वे, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल ऑफ 5, ठीक है। टू कम टू द आंसर, वुमेन फेसेस वेरियस चैलेंजेस सच एज लो लिटरेसी रेट, 75% ऑफ द वुमेन आर लिटरेट कंपेयर टू 76% ऑफ मैन। लिटरेसी तो कोई बड़ा इशू मुझे नहीं लगता है, ठीक है, लिटरेसी कोई बड़ा इशू नहीं है, बट आजकल सभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को, गर्ल्स को पढ़ाने का वो रखते हैं, लेकिन हाँ फिर भी लिटरेसी रेट कम इसलिए है क्योंकि विलेजेस में ज़्यादा दिक्कत है, विलेजेस वगैरह जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादा है। So fewer higher education opportunity despite performing well in school. Many girls drop out because of the family prioritize boys education. नहीं, ये गलत है, ये पहले होता था, ठीक है, ये आपके 70s 80s तक भी हम मान लेते हैं होता था, 80 के दशक में, लेकिन अब इतना नहीं है। और ये डाटा भी जो है कोई आपका नहीं है, अभी का नहीं है, एनसीईआरटी का डाटा जो है कोई लेटेस्ट डाटा नहीं होता, लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो ऐसा नहीं है। फिलहाल सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, टाउन्स में ऐसा नहीं है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा इंटीरियर अगर आप विलेज की बात करते हैं तो वहाँ हो सकता है, क्योंकि डाटा एनसीईआरटी में डाटा जो है वो अपडेटेड नहीं होता है, ठीक है। सो दिस मस्ट बी टोटली रॉन्ग। Now, under D, representation in top jobs, few women hold high-paying or prestigious jobs, even though they work longer hours on an average than men's. Men's के एवरेज में ज़्यादा काम करती है, लेकिन उनको इतना नहीं मिल पाता है। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ऐसा नहीं है। आजकल जो है सारा बराबर का जो है दिया जाता है, और ये भी नहीं है, ये भी गलत है, नहीं दिया जाएगा तो वहाँ वुमेन जो है ना वो अपने अधिकार, अपना फेमिनिज्म जो है लेके, झंडा लेके उसका खड़ी हो जाती है वुमेन्स, ठीक है। सो ये भी टोटली रॉन्ग है। फेमिनिज्म के नाम पे, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, वुमेन्स को आगे बढ़ाने के नाम पे आजकल जो है वुमेन्स हो गई, गर्ल्स हो गई, वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनका मिसयूज़ भी करती हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए जो बनाए हैं, ठीक है, लाइक एक था पहले टाइम पे डाउरी वगैरह का, दहेज के लिए मार दिया जाता था, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ससुराल वालों को उठा के जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। उसके चलते आजकल जो है लड़कियां हो गई या वुमेन हो गई, स्पेशली लड़कियां ही हैं जो शादी करके बाद में औरतें बनती हैं, ठीक है, तो वो जो है लड़कियां बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये देखो सर पे चढ़ के जो है नाचने लग गई हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, कि अब वो ये हाल हो गया है
ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बने, उनका बहुत हद तक को दूसरी टाइप की जो गलत लोग हैं वो इतना ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं कि आजकल जो है गर्ल्स से ज़्यादा जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की जो फैमिली है वो किसी लड़की को अपने घर में लाने से जो है वो डरते हैं। बॉयज़ की जो फैमिली है, बॉय लड़का है, वो डरता है कि भाई, और लड़की जो आ गई, आने के बाद भी वो मतलब इस तरीके की धमकियाँ दी जाती हैं ससुराल वालों को कि अगर कुछ भी किया तो जो है डाउरी के केस में जो है अंदर करवा देंगे, ठीक है, कुछ भी हुआ तो दहेज के केस में जो है अंदर करवा देंगे। तो इस तरीके की धमकियाँ जो है दी जाती हैं। तो वुमेन, ये फेमिनिज्म के नाम पे, वुमेन एम्पावर जो है ना, एम्पावरमेंट के नाम पे जो है वुमेन्स और लड़कियों को जो है कुछ ज़्यादा ही अधिकार देने के चक्कर में आउट ऑफ कंट्रोल जो है हमारे देश में, खासकर हमारे देश में जो है आउट ऑफ कंट्रोल लड़कियां और औरतें हो चुकी हैं। साथ ही साथ लड़कियों के जो परिवार वाले वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप यही आंसर लिखोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, और अकॉर्डिंग टू आप प्रेजेंट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट सिनेरियो में भी जो है इस तरीके के अब ऐसा कोई खास ड्रॉप आउट नहीं होते हैं, सिर्फ विलेजेस वगैरह को छोड़ के इतना कुछ खास नहीं होता है। अनइक्वल पे ऐसा भी कुछ नहीं है, सब बराबर। हम इतने साल से जॉब कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कुछ ऐसे टीचर्स, आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन टीचर्स मिलेंगे जो ये रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑफलाइन कभी कहीं जॉब किया ही नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में डिस्क्रिमिनेशन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं किसने देखा, किसने कोई जाकर, तो आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग जाके तो नहीं देख रहे हो, आप तो जब जाके देखोगे जब आप ऑन जॉब आओगे, तब आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोगों को नहीं पता कि जो भी टीचर वो बता रही है वो गलत बता रही है, सही बता रही है, क्या बता रही है। कि हमें तो कम सैलरी मिलती थी, मेंस को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, मैंने इतने साल ऑनलाइन में पढ़ाया है, 4-5 साल में हमें कम मिलता था, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन ऑनलाइन में भी ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर की सैलरी दी जाती है। वुमेन ऑफन पेड लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क डिस्पाइट ऑल लाइक एंड इक्वल रिमरेशन एक्ट। तो पहले होता था, ठीक है, तो पहले होने की वजह से जो है इक्वल रिमरेशन एक्ट बनाया गया। मैंने पहले ही बताया आपको 60-70s में अगर आप कुछ बातें कहोगे वुमेन्स के लिए तो वो मानी जा सकती है। अभी 2025 में जो है इनमें से कोई भी बातें जो है वुमेन्स के ऊपर लागू नहीं होती है, ठीक है ना। और पहले जब होता था पेड लेस दिया जाता था, उसके लिए इक्वल रिमरेशन एक्ट बनाया, तो इक्वल रिमरेशन एक्ट सही बनाया, ठीक है, पहले दिया जाता था और उसके तहत जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सुधरी भी हैं। नेक्स्ट इज जेंडर बियास एंड द वायलेंस। Practices like sex selective abortions have reduced and the sex child ratio and women face harassment and the violence at home। तो ये harassment and violence at home, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, लाइक ससुराल वाले जो है परेशान कर रहे हैं और हरास कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं उनको। वो पुराने टाइम पे, वही 60-70s के टाइम पे ये हुआ करता था कि जो हस्बैंड है वो मारा तोड़ा कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है और हरासमेंट की, वायलेंस कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे आपने सुना होगा, डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत आते थे। तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते थे उसमें ज़्यादातर हस्बैंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे कि हस्बैंड जो है, जो वाइफ है, औरत है, उसको जो है मारता पीटता है, कई केसेस में ससुराल वाले। तो वो उतने टाइम से वो ना एक काइंड ऑफ अ टैबू बन गया है कि ससुराल वाले ही गलत होते हैं, हस्बैंड ही गलत होता है, सास ससुर ही गलत होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ टैबू, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज़ें बहुत कम, बहुत रेयर ही आपको लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत रेयर आप ऐसी चीज़ों को देखोगे। लेकिन अब ऐसा है नहीं, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, शायद इसी वजह से ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या है, अब जो है सिंपली, अब जो है गर्ल्स की फैमिली और गर्ल्स जो है वो जो है बेसिकली अब वो बॉयज़ की फैमिली को, बॉयज़ को परेशान बॉय को परेशान करना, बॉय की फैमिली मतलब उसके मदर फादर इन लॉज को परेशान करना, ये सारी चीज़ें अब आजकल चल रही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें आज के टाइम पे 2025 में फिट नहीं बैठते, पुराने टाइम पे हाँ हुआ करते थे, तो उसको लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो अब ऐसा नहीं है, बहुत रेयर आपको चीज़ें मिलेंगी। Now, how can caste take different form in politics? Explain with example। 2012, 2015 में ये इस फॉर्म में आया है कास्ट इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, एंड 2011 में। नेक्स्ट आंसर देखते हैं इसका। कास्ट कैन टेक अ डिफरेंट, कास्ट जो है डिफरेंट फॉर्म इन पॉलिटिक्स ले सकती है इन द फॉलोइंग वे। कास्ट बेस्ड पार्टी अपील, पॉलिटिकल पार्टी अपील टू स्पेसिफिक कास्ट फॉर वोट। फॉर एग्जाम्पल, दे प्रोमिसेस बेनिफिट टू पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप। तो कास्ट के बेस पे पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगती है, वोट लेती है, ये आप हमें वोट दीजिए, हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम शेड्यूल ट्राइब हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कोई भी जाति को ले लेते हैं वो, हम कुर्मी, हम चमार हैं, हम ये हैं, वो है, हम आपके कास्ट ग्रुप को जो है फेवर करेंगे, ठीक है। कास्ट के बेस पे वोट लेते हैं। कास्ट बेस्ड कैंडिडेट सिलेक्शन, कास्ट के बेस पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। ड्यूरिंग इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी चूज कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कास्ट कैलकुलेशन टू विन द वोट। पार्टीज जो है वो क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के वोट लेने के लिए अपने पार्टी में उस जाति के कैंडिडेट्स रखती है, उस रिलीजन के। एक मुस्लिम खड़ा कर दिया, एक हिंदू खड़ा कर दिया, एक ईसाई जाति का खड़ा कर दिया, एक जैन, एक बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म और ईसाई तो इतने हैं नहीं, पॉपुलेशन में ही इतने नहीं है, तो हर पार्टी अपनी अपनी
जो है ना मुस्लिम और हिंदू जाति के तो खड़ी करते ही करते हैं, और जो छोटी मोटी जाति है हमारी कंट्री में, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल चमार जो भी हो गए ज़्यादातर, में जैसे मैंने सुना है कुर्मी हो गए, गुप्ता हो गए, ये हो गए, वो हो गए, जो भी है, तो उनकी पार्टी के भी कैंडिडेट खड़ी कर देते हैं ताकि जो छोटी मोटी छोटी जो जाति हैं, डिफरेंट जाति हैं, उनके वोट भी हमें मिले। ठीक है ना। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज कास्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज करती हैं टू बिल्ड सपोर्ट लेने के लिए, ऑफन थ्रू रैलीज और मीटिंग्स। कास्ट एंड पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट में कोलिसीज to address, so caste and policy decision government may create policies, यहाँ पर ये गलत हो गया है, 1 minute, it's may create policies, yes, may create policy, यहाँ पर ये गलत हो गया, create policies होगा यहाँ पे, ठीक है, may create policies to address, ठीक है, यहाँ address आएगा, ये गलत है, may create policies to address caste-based inequality, to address caste-based inequality such as reservation for scheduled caste and the scheduled tribes। कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाती है गवर्नमेंट ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के लिए रिजर्वेशन रखे जा सकें और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी भी जो है वो खत्म हो। ठीक है, कास्ट बेस्ड सोशल मूवमेंट, कास्ट और पॉलिसीज डिसीजंस बनाती है, मतलब गवर्नमेंट कास्ट के बेस पे पॉलिसीज बनाती है। साथ ही साथ कास्ट के बेस पे सोशल मूवमेंट्स भी होते हैं। सोशल मूवमेंट लाइक द कास्ट इक्वालिटी लाइक दोज लेड बाय दलित ग्रुप इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन एंड पॉलिसीज। जो दलित ग्रुप को जो लीड करता है तो उससे इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल डिसीजन और पॉलिटिकल जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उस पर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये है आपका कास्ट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन पॉलिटिक्स इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, कास्ट जो है डिफरेंट फॉर्म ले सकती है पॉलिटिक्स में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑन कास्ट सिस्टम। 2012-2010 में आया। हाउ डज कास्ट गेट पॉलिटिसाइज्ड? अभी समथिंग सेम ही है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल लीडर यूज द आइडेंटिटी टू गेन वोट, एनकरेजिंग कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, इरोजन ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटी। Influence of politics on the caste system can be seen in the following way. So politics has contributed to the weakening of the rigid caste hierarchy through policies like reservation and the social reform. Reservations policies ऐसी बनाते हैं जिससे कि reservation मिल सके लोगों को, social reforms बनाते हैं, social reforms बनते हैं, emergence of new caste, नई कास्ट इमर्ज होती हैं। पॉलिटिक्स हैज क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल ऑफ लोअर कास्ट। पॉलिटिक्स लोअर कास्ट के लोगों में अवेयरनेस हाँ जगाती है। ठीक है, लीडिंग देम टू डिमांड, ताकि वो डिमांड कर सके अपनी डिग्निटी के लिए, इक्वल राइट के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। कास्ट अलाइंसेस, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अलाइंसेस बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज विद मल्टीपल कास्ट ग्रुप, जिसमें बहुत सारे कास्ट ग्रुप होते हैं, टू विन इलेक्शन, ताकि इलेक्शन जीत सकें हम लोग। रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ एनी वन कास्ट, कोई भी एक वन कास्ट जो है वो रिड्यूसिंग ना हो, उसके ऊपर डोमिनेंस ना हो। रिड्यूसिंग द डोमिनेंस मतलब उसको दबाया भी ना जाए। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, कम है, जो संख्या में कम है ग्रुप, उसको एम्पावर किया जाए। तो कास्ट पॉलिटिक्स हैज एम्पावर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज बाय गिविंग देम अ वॉइस इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड द रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी कास्ट को आगे बढ़ाने में, कास्ट को पीछे करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वही है, एक इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से कास्ट बेस्ड सोसाइटी को, पॉलिटिक्स किस तरीके से आगे या बढ़ाने में या घटाने में किस तरीके क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म डज कम्युनलिज्म टेक इन पॉलिटिक्स? कम्युनलिज्म ने पॉलिटिक्स में क्या फॉर्म ली है? एक्सप्लेन एनी 3 फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद एग्जांपल। 2015, 11, 2018, 2012 में आंसर आया अलग अलग फॉर्म में। तो कम्युनलिज्म आपको पता ही है, व्हाट इज कम्युनलिज्म? इज द आइडिया दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर। लोग ये दिखाते हैं कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से ऊपर है। लोगों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी ये शो करती हैं मैनी ऑफ द टाइम कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से इक्वल है। इवन आज भी ये लोग यही शो करते हैं। 2025 के सिनेरियो में भी हमारी गवर्नमेंट भी यही शो कर रही है कि एक पार्टी, ये जो ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं ना मोदी की पार्टी जो है वो हिंदूज़ की पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या दिखा रहे हो? यहाँ आप यही तो दिखा रहे हो, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर क्या दिखा रहे हो? आप सुपीरियर दिखा रहे हो कि हिंदू सुपीरियर है और मोदी जो है वो हिंदुओं का है, मोदी की पार्टी हिंदू की पार्टी, ऐसे ये लोग इस तरीके से नारा लगाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या शो कर रहे हो? यहाँ पर आप यही शो कर रहे हो कि एक पार्टी दूसरी, एक आइडिया जो है कम्युनलिज्म इज द आइडिया ऑफ वन रिलीजन टू सुपीरियर, आप शो कर रहे हो वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर। इट ऑल्सो मीन सीइंग पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन एज एनिमी, जो लोग डिफरेंट रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वो हमारे एनिमी है। और बिलीविंग दैट द इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप, एक रिलीजन ग्रुप का जो इंटरेस्ट है आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, वो दूसरे रिलीजियन ग्रुप से जो है वो अदर होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एक रिलीजन ग्रुप का जो इंटरेस्ट है, एक ये रिलीजन है, वन इज अ रिलीजन, वन मत रखो, XYZ रख लो। ठीक है, ये XYZ रिलीजन है, ये X है, ये Y है, ये Z रिलीजन है। ठीक है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी मैं बोल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर बोला है बिलीविंग, ये एक्स जो है वो ये बिलीव करता है इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजन, एक रिलीजन के ग्रुप के जो लोग हैं, पीपल है, उसका जो इंटरेस्ट है वो दूसरे रिलीजन के ग्रुप के लोगों से अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने XYZ ले लिया। अगर लाइक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी ले रहे हैं तो हिंदू ये शो कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए कि हमारे ग्रुप के सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मुस्लिम और ईसाई से अच्छा है, या ईसाई ये शो कर रहा है कि हमारे ग्रुप ऑफ रिलीजन के जो इंटरेस्ट के लोग हैं उनका दूसरे से इंटरेस्ट जो है अलग है, या मुस्लिम ये शो कर रहा है, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो हर रिलीजन एक दूसरे को, तो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में भी 2025 में यही लगभग हो रहा है। फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, अलग अलग फॉर्म क्या है कम्युनलिज्म की। दिस क्वेश्चन कम्स इन 5 मार्क्स, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा। Religious prejudice, believing that one religion is better than the other and spreading hatred towards the follower of other religion, दूसरे religion को जो follow कर रहा है उनके लिए अपने religion के लोगों में hatred पैदा करना। ठीक है, political use of religion, political leader use religion to gain votes by appealing to specific रिलीजियस ग्रुप, एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप के वोट गेन करने के लिए पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो रिलीजन को यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिसीज, पॉलिसीज में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, पॉलिसीज में भी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी में फेवर वन रिलीजन ओवर अदर क्रिएटिंग इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट भी खुद, मैंने अभी बताया ना, जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट कर रही है, तो पहले भी गवर्नमेंट ये करती थी, आज भी गवर्नमेंट कर रही है, पहले फिर भी इतना नहीं होता था लेकिन अब ज़्यादा होता है। कम्यूनल वायलेंस व्हेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रिलीजियस ग्रुप लेड टू वायलेंस, जब वायलेंस दो रिलीजन ग्रुप में जब मतलब मतभेद होते होते, नफरत होते होते, हेटरेट होते होते जब वो वायलेंस का रूप ले ले, वायलेंस लड़ाई झगड़े का रूप ले ले, सच एज राइट्स और द क्लैशेस। ठीक है, हाउ ये 4-5 क्वेश्चन ने भैया, बाप रे, क्या क्या क्वेश्चन अलग अलग उसमें फॉर्म में आए हुए हैं। 2018, 11, 14, 12 ऑब्वियसली मैंने ही निकाले हैं, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन मीनिंग बस एक ही है सबके, सबका आंसर सेम है। सेक्युलरिज्म के बारे में आपको लिखना है इसमें। लाइक एक पढ़ देती हूँ, लाइक देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया सेकुलर स्टेट। मतलब आपको पूरे आंसर में सेक्युलरिज्म के बारे में ही लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का क्या रोल है, सेक्युलरिज्म है क्या, सेक्युलरिज्म कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ऑल दैट। सेक्युलरिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी और अ पर्सन, बट इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कम टू द आंसर। अब लिखना क्या है आपको, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन लिखनी है। ये हो गई आपकी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन। गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, इट एंश्योर दैट द रिलीजियस बिलीफ डू नॉट इंटरफेयर विद फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड नो पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स, इंडिया में क्या मतलब है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका और दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में एक प्रॉपर रिलीजन है, अलग रिलीजन के भी लोग रहते हैं, लेकिन उस कंट्री का अपना एक रिलीजन है। पाकिस्तान का मुस्लिम रिलीजन है और श्रीलंका का अपना खुद का, मतलब नेशन का एक रिलीजन है, कंट्री का अपना रिलीजन है बुद्धिज्म, लेकिन हमारी कंट्री में, इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया आपका। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम देता है, प्रैक्टिसेस एंड द प्रोपोगेंडा एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है, सिखाता है कि रिलीजन के बेस पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्टेट टू इंटरवेन, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को इंटरवेन करता है, यानी कि अलाउ करता है कि अगर इन द मैटर ऑफ द रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी बनाने के लिए, अगर किसी दो रिलीजन के बीच में आपस में मुठभेड़ हो रही है तो उसमें स्टेट जो है वो इंटरवेन कर सकता है, यानी इंटरफेयर कर सकता है, घुस सकता है विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में अगर लड़ाई होती है। फॉर एग्जाम्पल इट एबॉलिश अनटचेबिलिटी, जैसे कि स्टेट ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म किया था। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। अगेन आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, व्हाट इज फेमिनिज्म क्या है, व्हाट डिमांड ऑफ फेमिनिस्ट हैव, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सेक्स के बेस पे, यानी कि जेंडर के बेस पे लेबर में, यानी कि काम में डिस्क्रिमिनेशन करना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के क्वेश्चंस अब हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। 2018, 12, 2050 में आया हुआ है और करके आया है, पॉलिटिकल पार्टीज आर राइटली कॉल्ड द गवर्नमेंट इन डिस्गाइज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 2-3 तो 4 फॉर्म में आया हुआ है क्वेश्चन। So come to the answer now. In political party, the political party play an important role in democracy as the parties contest election. Parties ही election contest करवाती हैं। In वैसे जिम्मेदारी होती है election commission की, but parties होंगी तभी तो election होंगे। In most democracies, election are fought mainly among the candidates put up by political parties. तो candidates के बीच में ही election होते हैं, वो candidates जो कि political party
ने उन कैंडिडेट्स को पुटअप किया है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन कैंडिडेट्स को बिठाया है अपनी पार्टी में, क्या कहते हैं, इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई तभी इलेक्शन हो रहा है ना। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़, पार्टीज अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम, और वोटर को उन पार्टीज़ की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और के अंतर्गत कि मतलब भाई ये पार्टी हमारे लिए क्या पॉलिसी बना रही है, ये क्या पॉलिसी बना रही है, ये हमें क्या चीज़ दे रही है, ये क्या दे रही है, इसके अकॉर्डिंग उन्हें वोटर्स को जो है उन पार्टी को वो इलेक्ट करते हैं, उन पार्टी को चूज़ करते हैं और फिर वोट करते हैं। पार्टी प्ले अ डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री, पार्टी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री, लॉ कंट्री के लिए लॉ बनाने के लिए। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टी पब्लिक ओपिनियन भी शेप कर सकती है। दे रेज एंड हाईलाइट द इशू, यानी कि पीपल के, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के नागरिक की जो भी ओपिनियंस हैं और इश्यूज़ हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, उनको हाईलाइट करना। वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स रेज कर सकते हैं, अपनी नीड्स गवर्नमेंट को बता सकते हैं, ठीक है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी ही गवर्नमेंट को रन कराती है, फॉर्म करती है, पार्टी नहीं, पार्टीज़ के अकॉर्डिंग ही मतलब पार्टी ही रन कराती है गवर्नमेंट को, पार्टीज़ ही फॉर्म करती हैं गवर्नमेंट। रोल ऑफ अपोजिशन का रोल क्या रहता है? अपोजिशन रोल एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन डेमोक्रेसी एज इट वॉइसेस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसी। कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने बनाई और वो गलत साबित हो गई, जैसे अग्निवीर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पॉलिसी बनाई, लोगों को नहीं पसंद आई, तो अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है? ऐसी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना, ऐसी पॉलिसीज़ के लिए अपने खुद के डिफरेंट व्यू देना। अगर कोई गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसी बना देती है या किसी पॉलिसी, कोई रूल, कोई किसी चीज़ को बनाने में अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, ठीक है, तो ये अपोजिशन पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट, ठीक है। Come to the next question. Political party are a necessary condition for a democracy, analyze the statement with example 2016, 2015 और 11 में ये क्वेश्चन आया हुआ है इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। पॉलिटिकल पार्टी एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसरी कंडीशन डेमोक्रेसी के लिए क्या है और क्यों होनी चाहिए? बिकॉज विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। इफ वी डोंट हैव पॉलिटिकल पार्टीज इन सच अ सिचुएशन एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। तो हर कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, कोई पार्टी तो होगी नहीं। तो जब वो कैंडिडेट जीतेगा तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट ही अलग अलग कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट बनाएंगे, पार्टी नहीं बनाएगी गवर्नमेंट, अलग अलग सिंगल इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट बनाएंगे। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी डोंट थिंक कि वो गुड रहेगा, बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल, कोई प्रोमिस नहीं बना सकता है लोगों से अबाउट एनी मेजर पॉलिसी, ऐसा तो खैर नहीं है फिलहाल। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल कैंडिडेट अगर जो है इलेक्शन लड़ा तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और सिंगल कैंडिडेट ही अगर गवर्नमेंट बना रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो ज़्यादा जो है घपले, घोटाले, घसड़ पसड़ जो है कंट्री में, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री में घसड़ पसड़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पीपल को कोई प्रोमिस नहीं कर सकता, क्यों? वो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है वो प्रोमिस नहीं कर सकता कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा। पार्टी थोड़ी ना प्रोमिस करती है, पार्टी तो एक बस बना दी। जो इलेक्शन लड़ने जाता है वो भी तो एक सिंगल कैंडिडेट होता है, और सिंगल कैंडिडेट ही अलग अलग प्रोमिस कैंडिडेट करता है ना। पार्टी कोई वो तो नहीं है कि वो बोल सकती है, उस पार्टी के अंदर कैंडिडेट्स बोलते हैं, ठीक है, बस वो पार्टी बना दी जाती है कि हम इसके हैं, इसके हैं, इसके हैं। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। उसकी यूटिलिटी गवर्नमेंट बनेगी लेकिन उसकी यूटिलिटी अनसर्टेन रहेगी। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ए यूटिलिटी अनसर्टेन रहेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। ऑब्वियसली सी बात है, जो इलेक्टेड, अगर सिंगल कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो जीत गया, उसने गवर्नमेंट बनाई, तो वो सिंगल हैंडली जो है अकाउंटेबल रहेगा लोगों की बात का जवाब देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अकाउंटेबल होगा फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी में वो क्या कर रहा है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कंट्री कैसे रन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अगर सिंगल कैंडिडेट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि भाई कंट्री कैसे रन कर रही है। एज सोसाइटी बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे ऑल्सो नीड सम एजेंसीज। हाँ, हमारी कंट्री बड़ी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए इनको एक एजेंसीज की ज़रूरत है, तो एजेंसी के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज हो गई टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इशू एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, एंड दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टी आर नीडेड। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए होती है। आई डोंट नो, मतलब इन माई पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल पार्टीज तो होनी ही नहीं चाहिए, सिंगल कैंडिडेट होता वो ज़्यादा सही रहता है। Come to the next question. What is meant by political party? Describe the three component of the political party. Is a group of people who came together to contest elections है ये, and hold power in the government. थ्री component of political party क्या है? The leader, active member and the followers. ठीक है, ये थ्री component है। 2014, 15, 18 में आया हुआ है। I think so 2, 1
2 या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी 2016, 15 एंड 12 में ये क्वेश्चन आया है आपका। आंसर देख लेते हैं। 5 मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, 5 कौन से मेजर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज को के रिफॉर्म के लिए। इंटरनल डेमोक्रेसी, उसके बाद ये एक्चुअली यहाँ आना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, लिमिट्स डायनेस्टिक सेशन चाहिए था। इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, इसको ठीक करके मैं दोबारा इसको अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग इस पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड ये ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, ये यहाँ पर होना चाहिए था। सेकंड पॉइंट है लिमिट डायनेस्टिक सेशन, थर्ड पॉइंट हो गया। रेगुलेशन बाय लॉ, फोर्थ पॉइंट एनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सो ये है आपका आंसर। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी शुड होल्ड रेगुलर इंटरनल इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी कराती है। इंश्योर दैट द लीडर आर अकाउंटेबल टू मेंबर्स, लीडर अकाउंटेबल है मेंबर्स के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं। दिस वुड प्रिवेंट अ फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम कंट्रोलिंग द पार्टी। तो दिस वुड प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो पार्टी को जो कंट्रोल करना चाहते हैं, इससे प्रिवेंट हो जाता है। क्या प्रिवेंट हो जाता है कि वो लीडर जो है वो अकाउंटेबल है। जाने क्या प्रिवेंट हो जाता है, कहाँ कहाँ से आंसर ढूंढ के लाइए, चूज के बना होगा। ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। फंडिंग में बहुत घोटाले होते हैं, पहले भी, आज और ज़्यादा, मोदी के टाइम पे तो और घोटाले बढ़ गए हैं। पार्टीज मस्ट मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन हाउ दे रिसीव एंड स्पेंड फंड। दिस इंक्लूड मेकिंग फाइनेंशियल अकाउंट पब्लिक टू रिड्यूस करप्शन एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। वाह 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 वाह। लेकिन और ज़्यादा फंडिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी होती नहीं होती है। पार्टी को जहाँ से जितना पैसा मिलता है, पार्टीज जो है बटोरती चली जाती है। इनफैक्ट मोदी के अभी जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे ये भी सुनने में आया था कि मोदी ने बीजेपी इलेक्शन में जितनी भी फंडिंग हुई है वो भी यहाँ वहाँ से उल्टी सीधी, और अडानी पडानी जो हैं ये, इन सारों लोगों ने जो है इनकी रैली, मोदी की रैलिंग और इलेक्शन में जितना पैसा खर्च हुआ है उसके लिए करोड़ ऑफ रुपया जो है वो ब्लैक मनी, ब्लैक धंधा करने वाले जो लोग हैं वहाँ से बीजेपी को जो है फंडिंग के लिए, इलेक्शन में फंडिंग के लिए जो है पैसा आया हुआ है। ये सब बेवकूफ़, मतलब ये सब जो है ना, ये सब गलत बातें हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के 5 मेजर रिफॉर्म्स जो है बताते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, कोई फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, रखनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। लिमिट डायनेस्टिक सेशन, एफर्ट शुड बी मेड टू डिस्करेज फेवरेटिज्म। हाँ, एफर्ट लगाने चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। बेस्ड ऑन फैमिली टाइज, अपनी फैमिलीज़ को इलेक्शन में ज़्यादातर खड़ा करते हैं, लेकिन करने चाहिए, ऐसे एफर्ट लगाने चाहिए। लेकिन अगेन सेम थिंग कि बुक में कुछ और होता है और भाई प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ें होती हैं। बुक में लिखा हुआ है सब कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें कुछ भी अप्लाई नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अपनी अपनी फैमिली को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। जो एक बार पॉलिटिक्स में घुस जाता है वो अपनी फैमिली वालों को ही घुसरना चाहता है। कैपेबल लीडर फ्रॉम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं वो, फैमिली अपने वालों को ही पॉलिटिक्स में घुसाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ रेगुलेशन बाय लॉ, द गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन शुड एनफोर्स स्ट्रिक्टर रूल्स अपनाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनाती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाइक पेनल्टी फॉर नॉट फॉलोइंग इंटरनल डेमोक्रेसी और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, अगर नहीं फॉलो होती है तो उसके लिए जो है स्ट्रिक्ट रूल अपनाए, उन पे पेनल्टी डाले, लेकिन कुछ नहीं होता। इलेक्शन कमीशन खुद पैसा खा के जो है पार्टियों को पैसे देने का, जहाँ से भी पैसा आता है किसी भी जगह से, वो अलाउ कर देती है। एनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिटीजन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। क्वेश्चंस पार्टीज को अभी आपने देखा, अभी इलेक्शंस हो ही रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं 7 और 8 फरवरी के आसपास, तो वहाँ पे आपने देखा क्वेश्चंस पार्टी पॉलिसीज, क्वेश्चंस कर सकते हैं पॉलिसीज को लेकर, पार्टी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड डिमांड रिफॉर्म्स, दिस शुड प्रेशर पार्टी टू रिफॉर्म बेटर एंड रिमेन अकाउंटेबल। तो रिमेन जो है अकाउंटेबल रह सकते हैं, ठीक है। सो सिटीजन्स जो हैं, पीपल जो हैं, कंट्री के पीपल अगर जो है प्रेशराइज करते रहेंगे पार्टी को, पार्टी से क्वेश्चन करेंगे पॉलिसीज़ को लेके, डिमांड्स को लेके, तो ये वही कह रहे हैं, वुड प्रेशर पार्टीज़ पे ये प्रेशर बना रहता है टू परफॉर्म बेटर, कि वो अच्छा परफॉर्म करे लोगों के सामने, क्योंकि लोगों के एंड रिमेन अकाउंटेबल, और लोगों को जवाबदेह बने रहें। मतलब लोग अगर हमसे कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब देने के लिए भी तैयार, पार्टीज़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहें, ठीक है। तो मैंने कहा ना, लेकिन कोई जवाब उबाब कुछ नहीं देते हैं। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें पार्टी से पूछते हैं लेकिन पार्टी उस चीज़ के लिए जवाब नहीं देती है, ना लोगों को उसका जवाब मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए मैनी ऑफ द थिंग्स आर बुक्स इज इन, वो सिर्फ रिटन में ही है, लिखी हुई हैं, बट प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें जो है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें, वो नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज मेंट बाय द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से क्या मतलब है। स्टेट द कंडीशन रिक्वायर टू बी रिकॉग्नाइज एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। 2016, 18 एंड 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
क्वेश्चंस के वो आप देख लीजिएगा। नाउ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैव यूनिट इन द वेरियस स्टेट, दे फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। कंडीशंस रिक्वायर्ड क्या क्या है? पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। ठीक है, तो ये नेशनल पार्टी की जो है क्रिटेरिया है कि क्या होना चाहिए, नेशनल पार्टी किस तरीके से विन करेगी और कितने कितने वोट्स होने चाहिए, तब वो आगे गवर्नमेंट बनाएगी। ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब आंसर यू हैव टू अटेम्प्ट इन दिस वे। रीजनल पार्टी इज अ पार्टी दैट प्रेजेंट इन ओनली सम स्टेट्स, रीजनल पार्टी कुछ ही स्टेट्स में होती हैं और मेजरली इन जस्ट वन स्टेट। कंडीशन क्या है? पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%, इसमें भी 6% होने चाहिए ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, में से 6% वोट होने चाहिए ऑफ द स्टेट। बी है विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, 2 सीट्स, यहाँ पर 4 सीट लोकसभा में कम से कम जीती हुई होनी चाहिए और यहाँ पर 2 सीट कम से कम लेजिस्लेटिव असेंबली में जीती हुई होनी चाहिए, तभी वो क्या बनाएगी? पार्टी बनाएगी या गवर्नमेंट बनाएगी आगे चल के। हाउ डू मनी एंड द मसल पावर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन? मनी और मसल यानी कि मनी और पावर, मसल पावर अ बिग इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शन। मसल पावर का क्या मतलब है? मसल पावर का मतलब वही है, इन शॉर्ट या इन सिंपल अगर मैं बोलूँ तो वो गुंडागर्दी वाले टाइप में। ठीक है, ये हो गई मसल पार। ठीक है, जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर गुंडागर्दी है। पार किसकी होगी? पार जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है उसकी बतेरी पार होती है। ठीक है, और पैसे की पार यहाँ पर दिखाई है, ऑल पॉलिटिकल, और पैसे की पार और गुंडागर्दी की पार के बारे में यहाँ पर जो मसल पार है ना, वो एक्चुअली गुंडागर्दी की पार के बारे में बात हो रही है। use of money the use of money and power by political parties during election is increasing. Parties often choose candidate who are wealthy or can gather large amount of money. ऐसे कैंडिडेट को चूज करते हैं जो कि ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, आपने देखा ही है। ठीक है, अडानी, अंबानी एंड ये सभी खड़े होते हैं ज़्यादातर। वेल्दी इंडिविजुअल एंड कंपनीज दैट फंड पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड आता है, जो पैसा आता है, वो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज से आता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देती हैं, पैसा देती हैं कि आप इलेक्शन लड़ो और हमारा कंपनी का एक कैंडिडेट होगा, या वो कंपनी का खुद मालिक जो है वो इलेक्शन में खड़ा होगा। Influence their decision and policies. Sometimes parties support candidates with criminal background. Yes, because they have a better chance of winning. पता नहीं criminal background से आए हुए का बेटर चांस कैसे हो सकता है विनिंग का? पता नहीं भैया किसकी सोच है ये कि बेटर चांस ऑफ विनिंग, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका बेटर चांस है विनिंग करने का। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कैंडिडेट को यस सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये कौन सा तुक है भाई? बिकॉज दे हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग, ये तो तुक हमने नहीं सुना। ऐसा क्या भैया वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का, वो ही जो मतलब हमारा क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ में मतलब नहीं आ रहा है। जो हमारे हिंदुस्तान के घटिया और जो गंदे लोग हैं, जो खुद ही क्रिमिनल होते हैं, उन्हीं को ये लगता है और वही लोग जो है इन जैसों को वोट करते हैं जिनका बेटर चांस ऑफ विनिंग है। मतलब बेटर चांस ऑफ विनिंग, क्रिमिनल का बेटर चांस ऑफ विनिंग होगा, तो वो जो क्रिमिनल होंगे वही वोट करेंगे उनको, अच्छे लोग उनको वोट नहीं करेंगे। उनको ये लगता है कि बेटर चांस ऑफ विनिंग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और सम टाइम हो भी जाता है, तो उनको वही लोग वोट करते हैं ना जो खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं। एक्चुअली क्रिमिनल्स को वही लोग वोट करते हैं। खैर, पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर कंसर्न्ड अबाउट द ग्रोइंग कंट्रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर कंसर्न, लोग जो हैं बड़े कंसर्न रहते हैं उन लोगों के लिए जो कि बहुत रिच पीपल हैं, बिग कंपनी से हैं। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिक्स जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ वो जो है पॉलिटिक्स किससे चल रही है? वो रिच पीपल से और बड़ी बड़ी कंपनीज से ही चल रही है। ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि पैसे वालों से ही ये चीज़ें चल रही हैं। नाउ यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी इज द मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनालाइज द स्टेटमेंट 2016 और 15 में आया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। ये आंसर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आंसर इस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, आपको अटेम्प्ट आंसर इस तरीके से करना। दूसरा है डायनेस्टिक सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टी, एनालाइज द स्टेटमेंट। सो दिस वाज द आंसर, 2015 का है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम? क्या है? एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये मेरिट्स हैं, ये आपके डीमेरिट्स हैं। पीपल एनहेंस फेडरलिज्म इन डेमोक्रेसी, पीपल कैन मेक चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स, के बीच में हमारे लिए चॉइस है और फेडरलिज्म है डेमोक्रेसी के साथ साथ हम फेडरलिज्म को भी फॉलो करते हैं। नो वन पार्टी इज लाइकली टू गेन पावर अलोन, ठीक है, ये डीमेरिट है। Therefore it lead to difficulty in formation of the, कई बार क्या होता है किसी भी एक पार्टी को पूरा गेन नहीं मिलता, तो इसलिए मिक्स्ड गवर्नमेंट बनाते हैं, कोलाइजन गवर्नमेंट। लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है एंड ऑफन अपेयर टू बी वेरी मेसी, कई बार बहुत मेसी भी हो जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाय पार्टी सिस्टम? इट्स वन मेरिट एंड डीमेरिट, इसके भी एक मेरिट और डीमेरिट लिखने हैं, एक 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, कम टू द होमवर्क क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज
डिफेक्शन, व्हाट इज एफिडेविट क्या होता है, राइट फीचर ऑफ XYZ पार्टी, ऑल नेशनल पार्टी आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा। नेक्स्ट इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस आर नोन एज अकाउंटेबल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है। 2016, 14, 2013, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, यानी कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल है। लोगों को, पीपल को आंसर देना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट ने वैसा क्यों किया। अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, लेकिन कई बार जो है गवर्नमेंट खुद भी लोगों को आंसर नहीं देती है, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, नहीं देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है लेकिन कई बार नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी कही गई है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन नहीं होती है डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी। रेगुलर इलेक्शन होते हैं लेकिन उसका जो है नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। पब्लिक डिबेट्स होते हैं, उसका भी अगेन नो यूज़, कोई यूज़ नहीं है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, लाइक द जुडिशरी है। मीडिया इंश्योर गवर्नमेंट फॉलो लॉ एंड रिमेन आंसरेबल टू द पब्लिक। जुडिशरी है लेकिन कई बार जुडिशरी भी जो है वो गलत फैसला दे सकती है। यस, ऐसा कोई नहीं है, कोई भगवान तो है नहीं कि वो सही फैसला देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है। ट्रांसपेरेंसी तो नहीं होती है, कहने के लिए डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है। सिटीजन हैव द राइट टू नो हाउ दे आर मेड, लॉज पॉलिसीज कैसे बनी है, लेकिन लोगों को नहीं बताया जाता है कि लॉ और पॉलिसीज कैसे बनी, क्यों बनाई, गलत पॉलिसी अगर बन गई तो क्यों बनाई, किस लिए बनाई, कुछ नहीं बताया जाता है। ठीक है, ओके। इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हेल्ड अकाउंटेबल थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर पीपल चूज टू रिमूव दैम। हाँ, रिमूव करने का हमें हक है, लेकिन उसमें भी इलेक्शन में भी जैसे कि अभी आप देख रहे हो धांधलेबाजी अभी इलेक्शन में भी हो रही है। जो है बीजेपी जो है वो हर तरफ से जीत रही है, छुपा छुपा के बीजेपी को वोट दिया जा रहा है। सारे वीडियोस इंस्टाग्राम फेसबुक पे सारे के सारे जो है वायरल हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो हमारी कंट्री में भी और डेमोक्रेसी में किस तरीके से अकाउंटेबल है, डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल है और किस तरीके से रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं। डिबेट होने का भी कोई फायदा नहीं है। अलाउ फॉर अ पब्लिक डिबेट एंड द डिस्कशन एनेबलिंग सिटीजन टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है, तो आई एम टीचिंग हेयर द राइट थिंग। मुझे ये नहीं झूठ नहीं बताना होता बच्चों को। ठीक है, आपको आंसर एनसीईआरटी में यही लिखना है, मैंने खुद लिखा है ये आंसर, बट एक्चुअली मैंने आपको बोला ना प्रैक्टिकली वे में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ एक आध चीज़ें हैं जो फॉलो की जाती हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो है डेमोक्रेसी में फॉलो नहीं होती हैं। ठीक है, सो आई एम अ टीचर लाइक टेल द ट्रुथ टू द स्टूडेंट्स। आई एम नॉट अ टीचर लाइक बच्चों को हवा में जो है चीज़ें जो है लटका के रखने वाला टाइप का मेरा नहीं है सीन। Democracy is responsible, accountability to the people, rule of law, corrective measures. Democracy is legitimate, elected by the people, rule of law, accountability, widely accepted. ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं एंड दिस ऑल कम इन द 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में ये आएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड द हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी 3 सुटेबल आर्गुमेंट। नो, नॉट एट ऑल। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हर कोई पीसफुली और हार्मोनियस लाइफ जी रहा है। सिटीजन्स आर अमंग द सिटीजन्स के बीच में पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ है। नो, इट्स टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, बट वी हैव टू राइट एज अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट द डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस। नो, इट इज टोटली रॉन्ग, नहीं होता है ऐसा। बट हाँ, ये है कि कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक नहीं भी होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते हम इज टोटली करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट टोटली। कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी accommodate various social division. Democracy usually developed a procedure to conduct a competition. This reduced the possibility of these tension became explosive or violent, और उतना ही explosive और violent होता है। No doubt no society can fully permanently resolve the conflict among different groups. We can certainly learn to respect these differences. हम यहाँ कोशिश करते रहते हैं, डेमोक्रेसी में कोशिश होती रहती है कि वायलेंस ना हो, एक्सप्लोजिव ना हो, वायलेंट ना हो, चीज़ें लड़ाई झगड़ा ना हो, पीसफुल हो, लेकिन होता नहीं है। बट हम डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हम बस कोशिश कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव दैन इट्स अदर अल्टरनेटिव, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 2015 एंड 12 में लेट्स सी द आंसर। डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव दैन इट्स अदर alternatives. Democracy promote equality among citizens. It enhance the dignity of the individual. It provide a method to resolve conflict. Method हाँ देता है conflict खत्म करने का, लेकिन ये आप कहो कि कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल होते ही नहीं है, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो वो स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हो जाएगी? बट आंसर में आपको यही लिखना है। ठीक है, सो आई टोल्ड यू ना, बुक में और प्रैक्टिकली अलग अलग चीज़ें होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन उसको मेथड सजेस्ट कर सकता है, तो मेथड तो कोई भी सजेस्ट कर सकता है। इट गिव्स रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ठीक है, रूम देता है करेक्ट मिस्टेक्स करने के लिए, लेकिन मिस्टेक्स
कई बार गवर्नमेंट खुद अपनी मिस्टेक्स नहीं सुधारती है, लीडर्स अपनी प्राइम मिनिस्टर्स ने कोई मिस्टेक करी वो लोग खुद अपनी मिस्टेक्स नहीं सुधारते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट is itself an outcome that cannot be ignored. Okay, come to the next question. Democracy are not appearing to be very successful in reducing economic inequality. Analyzing is the statement 2019 में economic inequality क्या peaceful, हारमोनियस, ये सब भी करने में अनसक्सेसफुल डेमोक्रेसी रही है, लेकिन स्टिल डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है. मैं तो कहती हूँ इंडिया में जो है डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए. मैं तो ये कहती हूँ जिस हिसाब से हिंदुस्तान में हमारे लोग हैं ना, यहाँ डिक्टेटरशिप से ही काम चल सकता है. और इतनी जो पॉपुलेशन हमारी जो बढ़ती जा रही है, इससे डिक्टेटरशिप से ही काम चल सकता है. डेमोक्रेसी से तो कोई बंदा नहीं सुधर सकता, किसी भी कीमत में कोई बंदा नहीं सुधर सकता. खैर, एनीवेज, डेमोक्रेसी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं, लिमिटेड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी रहती है, पॉलिसी ब्यास रहती है, स्लो रीडिस्ट्रीब्यूशन रहता है, अर्बन रूरल गैप रहता है, सिलेक्शन ऑफ सोसाइटी कंट्रोल्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ वेल्थ वाइल मेनी सिटीजन्स रिमेन पुअर. Limited access to opportunities, marginalized group often lack access to quality education, healthcare and jobs, and perpetuating inequality. Policy biased रहती है, गवर्नमेंट में फेवर पॉलिसीज दैट बेनिफिट्स द रिच, वेरी ट्रू, इन्फ्लुएंस बाय वेल्थी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो लोग होते हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती हैं. जैसे कि अभी आपने टैक्स देखा, टैक्स हर चीज़ पे टैक्स, पॉपकॉर्न कैरामल पॉपकॉर्न पे टैक्स, इस पे टैक्स, उस पे टैक्स, 18%, सब पे 18% टैक्स लगा रही हैं. ठीक है, सीतारमण लगा रही है, गवर्नमेंट लगा रही है, आर द सेम थिंग. गवर्नमेंट ही है, उसी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट में वो है. 18% जीएसटी लग रहा है, 18% पॉपकॉर्न पे लग रहा है, 18% इस पे लग रहा है, 18% उस पे लग रहा है. तो बंदे के पास सैलरी जो बचेगी वो सारी की सारी तो चली जाएगी आपकी टैक्स में. ठीक है, तो और स्पेशली वो मिडिल क्लास की है ठीक है ना, मिडिल क्लास की जो मतलब 18% टैक्स तो आप सबके अकॉर्डिंग लगा रहे हो ना, सब देंगे 18%. जो जिसके पास है ही नहीं, जो गरीब है, 2000 रुपये वो महीने पे कमा रहा है, वो कहाँ से 18% टैक्स दे देगा. तो टैक्स तो वो देंगे जो जिनके पास पैसा है, जो अमीर है, टैक्स वो देंगे, और मिडिल क्लास फैमिली जो है वो टैक्स देगी. ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली जो टैक्स देगी उसके पास तो फिर बाद में जो पैसा बचेगा ही नहीं. ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर को, रिच पर्सनस को, इन सबको ही ज़्यादातर फ़ायदा पहुंचाती है. ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्रू वेलफेयर स्कीम इज ऑफन इनएडिक्वेट और पुअरली इंप्लीमेंटेड किया जाता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया तक ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. लीविंग रूरल पॉपुलेशन बिहाइंड, इंक्रीजिंग डिस्पैरिटीज. रूरल पॉपुलेशन को ज़्यादातर जो है इग्नोर किया जाता है. ज़्यादातर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इग्नोर किया जा रहा है हमको. ठीक है ना, तो होमवर्क क्वेश्चन अगेन आपका आ जाता है. So democracy stand much superior in promoting dignity and freedom of the citizen. Justify the statement. 2016 में evidence show that in practice many democracies did not fulfill the expectation of the producing economic development in the country. Validated the statement with the help of the relevant example. 2016 में ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका आया हुआ है. ठीक है, सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने होमवर्क सेशन में, मतलब जो आप जिसमें भी आप जो है इस आंसर को फाइंड आउट करोगे उसको लिखो, ताकि आपको प्रैक्टिस होएगी कि भाई कौन से आंसर्स जो है हमें किस किस तरीके से लिखने हैं, कैसे हमें आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं. सो राइट दिस होमवर्क क्वेश्चन इन योर नोटबुक और आप फाइंड आउट करना इस क्वेश्चन को. और जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है कि क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको वैसे ही आंसर्स लिखने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. एंड ऑल्सो डिफरेंट वे में आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आंसर शुड बी द सेम. क्वेश्चन की फॉर्म अलग हो सकती है, क्वेश्चन अलग अलग चेंजिंग फॉर्म में होगा, लेकिन आंसर जो है उसका सेम रहेगा. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर द सोशल स्टडी एग्जाम एंड फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस. और ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. और इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चंस हमने 30 रिपीटेड क्वेश्चंस किए हैं, इसकी PDF जो है आपको यहाँ से ही मिल जाएगी, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको निकाल के आप फोटो स्टेट करवा लेना और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. और अभी जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि राइट अराउंड द कॉर्नर है, एंड आप अभी अगर ये रिवाइज करोगे तो आपको लास्ट में करी हुई सारी चीज़ें जो है एंड तक आपको याद रहने वाली हैं. और इसमें से 101% जो है क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे. So all the best and take care of yourself, take care of your health, and do study, work hard, work smartly also. So all the best all of you, and take care of yourself. So till then, bye bye. We will meet in our next session. Bye bye.